प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन राज्यपाल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानेंगे। कल अपन उनकी शक्तियों के बारे में जाना था, उनको प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ आदि कुछ शक्तियों के बारे में जाना। अब उनका हकीकत स्वरूप क्या है, उनकी क्या वास्तविक शक्तियाँ हैं। प्रथम, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। मैंने पहले ही बताया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय सरकार के समान ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान होती है। मैंने पहले बताया था कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। तो उसके अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी। यानी राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, और जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी वो आवश्यक रूप से उसको मानना पड़ता है। तो ये हो गई उनकी संवैधानिक स्थिति। यानी वास्तव में राज्यपाल जो भी शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संवैधानिक प्रमुख से अधिक हो गई। राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह संवैधानिक अध्यक्ष से कुछ अधिक है, जिसका हम अध्ययन निम्न बिंदुओं पर कर सकते हैं। प्रथम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चूंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो वो किसी भी प्रकार की मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता, क्योंकि उस समय मंत्रिपरिषद होती ही नहीं है। तो यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यपाल का पहला कार्य ये होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि राज्य की विधानसभा में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान में विधानसभा के 200 सीटें हैं और एक राजनीतिक दल को 100 से अधिक सीटें मिल जाती है, तब तो राज्यपाल के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता कि वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को मुख्यमंत्री बना दे। तो उसको बहुमत दल के द्वारा चुने गए नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए। विशेष परिस्थितियों में किसी भी राजनीतिक दल को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है मुख्यमंत्री के नियुक्ति के मामले में। तो यदि राज्य की विधानसभा में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी है कि वह उसी दल को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है तो इस संबंध में राज्यपाल सब विवेक का प्रयोग, यानी अपने विवेक के अनुसार वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। व्यवहार में ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आई है जबकि राज्यपाल ने सविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया हो। यानी ऐसी संविधान लागू होने से अब तक कई बार ऐसी परिस्थिति आई है जब एक राजनीतिक दल को एक राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इस स्थिति में राज्यपाल ने अपने विवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है। दूसरा है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी सविवेक की शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। यानी अपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल ही देता है और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये भी अपने आप में राज्यपाल की यहाँ भी एक विशेष भूमिका बन जाती है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुमत तो मिल जाता है और मुख्यमंत्री बन जाती है, लेकिन बाद में कुछ सदस्य उस राजनीतिक दल से अलग हो जाते हैं या मुख्यमंत्री को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर उसको राज्यपाल को महसूस होता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है और यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी मंत्रिमंडल त्याग पत्र नहीं दे रहा हो, तो राज्यपाल उससे
हटा सकता है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित कर दिया हो तो राज्यपाल उससे हटा सकता है। यानी ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है जब वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, मुख्यमंत्री को हटा सकता है। तो ये सारे निर्णय भी वो सब विवेक से ही लेती है, किसी की सलाह पर नहीं। तीसरा, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। तो सामान्य परिस्थितियों में तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो अनुच्छेद 174 का प्रयोग करके विशेष अधिवेशन की तारीख निश्चित कर सकता है। फिर है चौथा, विधानसभा भंग करना। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह व्यवस्था है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या बिना परामर्श विधानसभा भंग कर सकता है। ऐसे उदाहरण है 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने मुख्यमंत्री की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। यानी ये भी कई बार विशेष परिस्थिति आती है कि जब एक मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है और विपक्षी के पास बहुमत आ जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को अगर परामर्श देता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और राज्यपाल को ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष के पास भूमिका है, तो वो विधानसभा को भंग किए बिना विपक्षी जो जिसके पास बहुमत है उसके व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ कुछ उदाहरण भी बताए गए हैं कि 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श को नहीं माना, यानी विधानसभा को भंग नहीं किया, और 1976 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ही राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया। तो यहाँ भी उन्होंने बिना किसी सलाह के सविवेक से काम किया है। वह राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। प्रथम वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वह संघीय सरकार का एक एजेंट यानी अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है। क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो चूँकि उनकी नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रहता है। और दूसरा पक्ष यह है कि वो उनको जो काम सौंपा जाता है वो एक राज्य का सौंपा जाता है। तो इस प्रकार वो राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो जाती है, तो राज्य का संवैधानिक प्रधान के रूप में और केंद्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में। तो के मुंशी के शब्दों में राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार राज्यपाल की अपन भूमिका की वास्तविक स्थिति के बारे में जाना है कि उनकी शक्तियों की स्थिति क्या होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका भी विशेष हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो अपने सब विवेक से बहुत सारे काम उनके पास होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक वास्तविक प्रशासक के रूप में काम करने लग जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।